एक ग्रेजुएशन करके आए हैं, आप एक एजुकेशन लेवल आपका एक लेवल तक पहुंच चुका है। रट्टाफिकेशन से बाहर निकल के कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करें कि वो थ्योरी जो है वो किस कॉन्टेक्स्ट में है, क्या चीज़ वो कहना चाह रहा है और वो कहा किस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकती है। ये हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलावल अब्बास बंगश। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्पेसिफ़िकली आईआर से रिलेटेड जो थ्योरीज़ हैं वहाँ पर कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कि हम थ्योरीज़ पढ़ें तो किस तरह पढ़ें, क्या चीज़ पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये चीज़ कोई भी थ्योरी पढ़ने से पहले सबसे पहले आप ये देखें, या आप थ्योरीज़ को पढ़ने से पहले आप ये चीज़ जहन में डालें, स्पेसिफ़ाई करें कि आप थ्योरीज़ को किस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं। क्या आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, क्या आप उसको CSS PMS कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, या क्या आप उसको इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए पढ़ रहे हैं। जब ये चीज़ स्पेसिफाई हो जाए कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में किस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप स्टडी स्टार्ट करें। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर आप कोई भी जो टीचर हैं आपके, कोई भी प्रोफेसर है, वो आपको जो नोट्स या कोई भी चीज़ आपको रेफ़र कर रहे हैं आप उसी चीज़ को पढ़ें, एग्ज़ाम दे दें आप। अगर आपने फिर CSS कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है तो फिर आपको अपनी स्टडी को और ज़्यादा ब्रॉडर करना पड़ता है। आपको फिर इंटरनेशनल सिचुएशन को देखना पड़ता है, फिर उसमें आपको रीजन के जो हालात हैं उसको कॉन्टेक्सचुअलाइज़ करना पड़ता है। थ्योरीज़ को पढ़ के उनको आपने फिर रिलेट करना है कि ये चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, और इसका असल जो मोटिव है क्यों था, और इनका फ्यूचर क्या चीज़ हो सकती है। ये चीज़ जो है फिर आपको CSS और PMS के एग्ज़ाम के लिए जब आप पढ़ते हैं तो फिर आपने थोड़ा उसको ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में लेके जाना होता है। और अगर आपने इसको जस्ट इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए पढ़ना है तो फिर आप उसको एक थ्योरी को पढ़ें, ठीक है ना। फिर उसको आप जो भी एक स्टडी हुई है, जो भी एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपने देखा कि सोवियत यूनियन और अमेरिका आपस में क्यों लड़ रहे थे, या वर्ल्ड वॉर 2 क्यों हुआ, तो उसको अगर आपने समझना है तो फिर उसके लिए आप एक थ्योरी पढ़ें। या उस जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो थ्योरीज़ हैं या उनमें जो डिबेट है उन डिबेट्स को आप पढ़ें, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि वो थ्योरीज़ उन जो वॉर हुई या कोई कॉन्फ्लिक्ट है उस हवाले से वो थ्योरीज़ क्या कहती हैं, तो वहाँ से आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। फिर उसको आप कॉन्टेक्सचुअलाइज़ करें कॉन्टेम्प्रेरी एरा में, आप मौजूदा जो हालात है उसमें आप इसको रिलेट करें और आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। इस तरीके से आप ये चीज़ कर सकते हैं। अब आते हैं IR की थ्योरीज़ के ऊपर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आप कोशिश करें कि सबसे पहले आप कोई लोकल ऑथर्स को पढ़ें, या आप साउथ एशियन इंडियन ऑथर्स को आप पढ़ें, या पाकिस्तानी अगर कोई ऑथर कोई बुक आपके पास मौजूद है आप उनको पढ़ें। जैसे प्रकाश चंद्र की एक बुक अवेलेबल है, बहुत अच्छी बुक है, सिंपल उन्होंने लिखा हुआ है, ख़ासकर बिगनर्स के लिए बहुत बेस्ट बुक है, ठीक है। आप उनको पढ़ें, वहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट आप लें। जब भी आपको बेसिक समझ में आ जाए तो फिर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चले जाएं। जोशुआ गोल्डस्टीन की इंटरनेशनल रिलेशंस की बुक है, वो आप पढ़ें, वहाँ से आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। फिर अगर आपको और ज़्यादा, अगर आप थोड़े मॉडरेट या मीडियम लेवल के हैं, आपके पास बेसिक आपको पता है, आपने एडवांस लेवल पे जाना है, तो फिर आप जो है बायलिस और स्मिथ की जो बुक है ग्लोबलाइजेशन एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसको आप पढ़ें। वहाँ से आपको चीज़ें सब, खासकर 7th एडिशन आप पढ़ें, जब लेटेस्ट जो एडिशन है उसको आप जब पढ़ेंगे तो ये आपको हो गई। सबसे पहले आपने क्या चीज़ स्पेसिफाई करना है और किस कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज़ पढ़नी है। उसके बाद मैं आता हूँ, सिंपली आपको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बेसिक आपको बिगिनर्स के लिए मैं रियलिज़म और लिबरलिज़म बता देता हूँ कि वो क्या चीज़ है, ठीक है। हम देखते हैं कि जब आप पढ़ते हो रियलिज़म को, आप बुक खोलते हैं, सबसे पहले आपने रियलिज़म खोला, रियलिज़म में आपके पास सबसे पहली चीज़ आई कि यार पावर को इंक्रीज़ करना चाहिए, पावर जो है ये होना चाहिए, पावर होना। अब आपने पावर को तो पढ़ा लेकिन आपको पता ही नहीं चला कि पावर क्या चीज़ है। लेकिन आपको पावर को भी फ़िलहाल, या तो पहले आप जाके पावर समझें कि पावर क्या चीज़ है, या अगर आपने पावर को नहीं समझा तो फिर आप उसको फ़िलहाल यहाँ पे फुल स्टॉप करें। आप पावर को जस्ट एक इमेजिन करें कि क्या ये वही पावर है जो हमारी सोसाइटी में पावर जो रिवॉल्व करती है यही है। जब आप इसको इमेजिन करें तो फिर उसके बाद आप आगे बढ़ें, ठीक है ना। पावर की क्यों ज़रूरत है, नीड क्यों है, पावर क्यों चाहिए हमें, तो फिर उसमें आगे आपको उन बुक्स में मज़ीद एक्सप्लेनेशन डिटेल मिलती जाएगी। वो आपको बताएगा कि पावर इसलिए चाहिए क्योंकि स्टेटिज़म है, क्योंकि जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसका जो यूनिटरी एक्टर है वो स्टेट है। क्योंकि स्टेट है इसलिए वो अपनी पावर को इंक्रीज़ करना है उन्होंने। क्योंकि आम माशरे में भी, आप सोसाइटी में आप देखते हैं कि एक फैमिली ने अपनी पावर इंक्रीज़ की है, कैसे की है, या तो किसी सरकारी या कोई गवर्नमेंट जॉब के थ्रू, या कोई उनके पास जो मैन पावर है, या कोई ऐसी उन्होंने एक्टिविटी की है, या उनके पास कोई बिज़नेस है जिसकी वजह से उनके पास पावर है।
इसी तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन में भी कंट्रीज़ की जो पावर है वो भी किसी न किसी चीज़ के ऊपर रिवॉल्व करती है। अब वो चाहे वो मिलिट्री पावर हो, चाहे वो इकोनॉमिक पावर हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन में भी पावर रिवॉल्व करती है। अब ये पावर जो है एक अलग टॉपिक है, ब्रॉड टॉपिक है, उसको एक अलग वीडियो बन सकती है, ठीक है। लेकिन जस्ट स्पेसिफिकली मैंने आपको ये एक आइडिया दे दिया कि पावर को हम किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ सकते हैं और क्या चीज़ है। जब आपने पावर को पढ़ा तो स्टेटिज्म आपने पढ़ा, स्टेटिज्म के लिए ज़रूरी है क्योंकि स्टेट जो है वो यूनिटरी एक्टर है। ग्लोबल जो हमारे अरीना है उसमें आपने देखा कि स्टेट यूनिटरी एक्टर के बाद पावर बढ़ा रहा है अपना। क्यों पावर की क्यों ज़रूरत है? रियलिज्म जो है वो क्यों पावर को इतना एम्फेसाइज कर रहे हैं कि आपको पावर बढ़ा दें? मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूँ आपको, जो बिगनर्स हैं उनके लिए। मिसाल के तौर पर एक यहाँ पे एक पावरफुल शख्स है, एक यहाँ पर वीक शख्स है, ठीक है। अब जो पावरफुल है ये हर थोड़ी देर बाद इस जो वीक शख्स है उसको क्या करेगा? धमकी देगा, एक्सप्लॉइट करेगा, कमज़ोर करेगा। मतलब ये जो स्टेट है, जो कमज़ोर स्टेट है, ये क्या करेगा? इसकी जो पावरफुल शख्स की हर बात मानेगा, उसके नीचे झुका रहेगा। ये जो भी कहेगा ये दूसरे स्टेट उसको मानेगा। यही चीज़ आप इसको इंटरनेशनल रिलेशन में ले जाएं। जो पावरफुल स्टेट है, ठीक है ना, पावरफुल स्टेट क्या करेगा? वीक स्टेट को एक्सप्लॉइट करेगा, उसकी इकोनॉमिक रिसोर्सेज को, मतलब कोई भी चीज़ है, ठीक है ना, कोई भी चीज़ है, पावरफुल उस वीक स्टेट से डिमांड करेगा और वीक स्टेट मजबूर हो जाएगा वो सारी चीज़ें उनको देने के लिए। तो जब इंटरनेशनल रिलेशन में एक कंट्री ज़्यादा पावरफुल है, दूसरी वीक है, तो ऑटोमेटिकली जो वीक कंट्री है वो क्या हो जाएगी? एक्सप्लॉइट हो जाएगी, बार बार उसको एक्सप्लॉइट करेगा पावरफुल कंट्री। हम देख रहे हैं ना अभी भी एक पावरफुल कंट्री जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका है या चाइना है, वो जो वीक कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं या जो दूसरी छोटी मोटी कंट्रीज़ हैं, उनको किस तरीके से एक्सप्लॉइट करती है या उनकी इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज हैं उनके जो अपने मकसद के लिए किस तरीके से उनको इस्तेमाल करती है। फिर जब आपने देखा तो उसमें क्या हुआ कि एक कंट्री जो है वो तो उसने अपनी सर्वाइवल महफूज कर ली है जो पावरफुल है, लेकिन जो वीक कंट्री है वो अपने आप को कैसे सर्वाइव करे? वो भी तो एक उनके पास सोवरेनिटी है, इंटरनेशनल रिलेशन, वो भी एक कंट्री है, उसके भी एक बॉर्डर्स हैं, तो वो अपने आप को कैसे सिक्योर करे? ठीक है, रियलिस्ट जो हैं हमारे पास वो यही कहते हैं कि आप सबसे पहले आप क्या करें? अपनी पावर इंक्रीज़ करें। क्या अफ्रीकन कंट्रीज़ अगर वो पावरफुल हों तो क्या कोई और कंट्री पावरफुल आके उनको एक्सप्लॉइट कर सकती है? ठीक है ना, आप जस्ट इमेजिन करें, कर सकती है? आपका आंसर नेगेटिव में ही आएगा, आप कहेंगे नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अगली कंट्री पावरफुल है, कुछ कहेंगे तो क्या हो जाएगा? आपस में लड़ाई हो जाएगी, एक दूसरे को फाइट करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ठीक है। वो अलग बात है कि बाद में आउटकम क्या आता है, लेकिन अगर कंट्री इक्वल पावरफुल हों तो फिर आपस में वो नहीं लड़ेंगी कभी भी। उनको पता है कि अगर मैं उनके ऊपर हमला करूंगा तो मुझे रिटेलिएशन भी मिलेगी, जैसे कोल्ड वॉर में हुआ था। कोल्ड वॉर में तो ये होता, सोवियत यूनियन और अमेरिकन ब्लॉक पावर दोनों के पास न्यूक्लियर पावर्स थे, उनको पता था कि अगर हम अटैक करेंगे तो रिएक्शन रिटेलिएशन मिलेगी, तो आप भी महफूज नहीं रहेंगे। पावर के अराउंड ही सब कुछ रिवॉल्व कर रहा है। रियलिज्म के जो कॉन्सेप्ट है वो यही कहते हैं कि आपने अगर सर्वाइवल करना है, आपको अगर हेल्प की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, आप सबसे पहले आप अपनी पावर को इंक्रीज़ करें पहले, फिर बात आती है लिबरलिज्म की, ठीक है ना। और हाँ, एक चीज़ भूल गया, रियलिस्ट कहते हैं कि पावर आपके पास होगी तो ही पीस आएगा। जैसे कोल्ड वॉर में दोनों कंट्रीज़ ने अपनी पावर्स बढ़ाई, दोनों ब्लॉक्स ने अपनी पावर बढ़ाई, सोवियत यूनियन ने भी और अमेरिकन ब्लॉक ने अपनी पावर इंक्रीज़ की। दोनों आमने सामने थे लेकिन पीसफुल था, ठीक है ना। अब देखें जो कोल्ड वॉर था तकरीबन 46 ईयर्स तक कोल्ड वॉर चलता रहा, लेकिन आपस में नहीं लड़े, पीसफुल रहा, एक तरह से इंटरनेशनल लेवल पे पीसफुल रहा, कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन भी नहीं हुई। फिर इसी की अगेंस्ट में एक थ्योरी आ जाती है। अब लिबरलिज्म ये कहती है कि स्टेट तो यूनिटरी एक्टर है, ठीक है ना, लेकिन पावर को क्यों इंक्रीज़ करना है? क्योंकि अगर आप पावर इंक्रीज़ करेंगे तो इससे क्या होगा कि अगली कंट्री समझेगी कि ये पावर इंक्रीज़ कर रहा है तो भाई हमें मज़ीद पावर इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। जब आप एक कंट्री पावर इंक्रीज़ कर रही है, दूसरी कंट्री भी पावर इंक्रीज़ करेगी। जब इस तरीके से करेंगे तो क्या हो जाएगी कि एक आम की एक रेशियो, मतलब एक कंट्री भी इतनी पावर बढ़ाएगी, अगली कंट्री पावर बढ़ाएगी, तो उससे क्या हो जाएगा कि अपने जो कंट्रीज़ हैं उसका जो असल मकसद है वो बेसिक जो सोशल नीड्स हैं उनको पूरा करने के बजाय एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ज़्यादा उनका फोकस रहेगा। हर वक्त यही सोचते रहेंगे कि हमने कब कौन से नए हथियार लेने हैं, किस तरीके से हमने डिफेंस को मजबूत करना है, किस तरीके से हमने मिलिट्री एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है। तो जब आपका फोकस इधर हो जाएगा तो आपकी जो सोशल नीड्स हैं, एजुकेशन है, गुर्बत है, सारी चीज़ें, वो आपके फोकस वहाँ से डाइवर्ट हो जाएगा। तो ज़रूरी है कि आप पावर को बढ़ाने के बजाय कोलैबोरेशन को बढ़ाएं,
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, फॉर एग्जांपल जैसे वुडरो विल्सन ने 14 पॉइंट्स में ये बात कही थी, वहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, लीग ऑफ नेशन जो बाद में बनी है उसकी, उन्होंने कहा था कि कोलैबोरेशन होनी चाहिए। ठीक, पीसफुल रहने के लिए ज़रूरी तो नहीं है कि आप पावर बढ़ाएं, जो रियलिस्ट कह रहे हैं, ठीक है ना। आप कुछ समझ में आएगा, पावर आर्म कन्फ्लिक्ट, आर्म रेस शुरू हो जाएगी तो उससे पीस तो नहीं आएगी, मामला मज़ीद ख़राब हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप मिडिल ईस्ट में जाके देखें, ईरान और सऊदी अरब में अगर आर्म कॉन्फ्लिक्ट, आर्म रेस बढ़ रही है, या आप साउथ एशिया की मिसाल ले लें, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा आपस में इनकी राइवलरी है, पावर बढ़ा रहे हैं एक दूसरे की, एक भी न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, दूसरा भी न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, जिससे क्या हुआ कि जो असल जो फोकस है वो मिलिट्री एक्सपेंडिचर या आपके डिफेंस के ऊपर रहा। इसी की वजह से आपका जो फोकस था वो सोशल नीड्स की तरफ नहीं रहा। आपकी अनएम्प्लॉयमेंट है, हेल्थ सेक्टर है, सारे आपके ख़राब हो गए, आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ गया। क्यों? क्योंकि आपका ज़्यादातर फोकस मिलिट्री एक्सपेंडिचर या पावर को बढ़ाने के लिए रहा। लिबरलिज्म यही कहती है कि आप अपनी पावर बढ़ाने के बजाय आप कोलैबोरेट करें, आप मिल के चलें, बातचीत करें, डिबेट करें, नेगोशिएट करें, ठीक है ना, टेबल टॉक करें, मिल बैठ के ही आप बात करके आप अमन कायम कर सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। ये हैं आपके लिबरलिज्म के टेनेंट्स। लिबरलिज्म ये कहती है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गई कि रियलिज्म क्या कह रही है और लिबरलिज्म क्या कह रही है। मतलब एक कह रही है कि पावर बढ़ा दो, दूसरा कह रही है कि पावर की ज़रूरत ही नहीं है, पावर बढ़ाएंगे तो आर्म रेस शुरू हो जाएगी। जब रेस शुरू होगी तो इसका मतलब है कि आपकी जो सिक्योरिटी है वो ज़्यादा और ख़राब हो जाएगी, कि आप भी बढ़ा रहे हैं, अगला भी बढ़ा रहे हैं, उसके आपको उनका नहीं पता, उनका आपको नहीं पता कि आपने क्या क्या नई चीज़ें एक्वायर की हैं जब तक उसको टेस्ट नहीं करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप नॉर्थ कोरिया की मिसाल ले लें। नॉर्थ कोरिया क्या कर रहा है, आए दिन एक नए मिज़ाइल टेस्ट कर रहा है। वो पावर है जो अपनी बढ़ा रहा है, और वो जो मुखालिफिन कंट्रीज़ हैं उनको ये इंडिकेशन वो बता रहा है कि अभी देखो हमारे पास पावर आ गई है, हमारे पास सिक्योरिटी जो भी चीज़ है वो हमारे पास मैक्सिमाइज़ हो चुकी है, लिहाजा अगर आप हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो हम रिटेलिएट करेंगे। तो ये तो हुई इन दोनों की डिफरेंस, रियलिज्म क्या कह रहा है, लिबरलिज्म क्या। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और बेसिक जो इनके टेनेंट्स है आपको डिफ्रेंशिएट भी इनके समझ में आ रही होगी। अब आपने अगर कोई क्वेश्चन करनी है या कोई ऐसी भी चीज़ आपके जहन में जो आपने पूछना हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि कमेंट में ही आंसर करने की। अगर कोई मुझे लगा कि उस पर वीडियो बनाने की ज़रूरत है तो मैं उस पर इंशाल्लाह वीडियो बना लूँगा, ताकि जो दूसरे दोस्त हैं हमारे वो भी इससे बेनिफिट कर लें और उनकी भी वो चीज़ क्लियर हो जाए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।